नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आप सबको पता ही होगा कि अमरनाथ वैष्णवी जी का जो निर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि जिसे हम कहते हैं, वो मनाई जा रही है 1 जुलाई को अभिनव थिएटर में शाम 5 बजे से। आप सब आमंत्रित हैं, इनवाइटेड हैं उसके लिए। लेकिन उसी सिलसिले में हम लोग रोज बातचीत करते हैं किसी न किसी डिग्निटरी से, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश हंडू जी हैं, जो कि सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपने वॉइस नोट की तरह लेके। लेकिन आज हम बात करेंगे वैष्णवी जी पे, उसके बाद इनके जीवनी के बारे में भी बात करेंगे। राकेश हंडू जी, स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे आपका जो संपर्क रहा है वैष्णवी जी के साथ, उसके बारे में। और थोड़ी देर पहले हमारा संपर्क टूट गया था, वो वीडियो हमने डिलीट किया, नया वीडियो लेके आए हैं आपके साथ, एक नई इंटरेक्शन है। क्या आपने बताया डिटेल जो वैष्णवी जी के साथ आपका इंटरेक्शन रहा था? रोहित जी, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। जी। वैष्णव जी भी तो खैर जानी मानी हस्ती हैं, और जब तक हम हैं इस धरती पे उनका नाम रहेगा। वो कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा वैष्णवी जी का नाम रहेगा। बिल्कुल। वो आपको पता ही है, एक बड़े शांतिपूर्वक मतलब मैं एक्टिविस्ट क्या कह सकता हूँ कि हमारे तो बाप समान थे, हमारे गुरु थे। तो हम्म। मेरा उनके साथ में काफ़ी इंटरेक्शंस रहे, क्योंकि मैं भी बहुत ही बचपन से ही जुनून था, सोशल एक्टिविस्ट था। छोटी सी उम्र में एक्टिविज्म शुरू किया था, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने गली से, अपने मोहल्ले से। तो मेरा इंटरेक्शन उनका हुआ था जब पहली बार इंदिरा गांधी 1980 एटीज़ में, मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, जब उनका असैसिनेशन हुआ था। तो हमने रैनावारी से शीतलनाथ की तरफ हमने प्रोसेशन शुरू किया था। रैनावारी के लोग निकले थे उस टाइम पे कि रैनावारी हबा कदल रहता था हमेशा लीड में। तो रैनावारी से चिंगारी शुरू हुई थी, और हम लोग वहाँ तक गए थे। शीतलनाथ में वहाँ पे अमरनाथ वैष्णवी जी ऑलरेडी थे, लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए थे। तो वहाँ मेरा पहले उनके साथ में इंटरेक्शन रहा। और फिर काफ़ी देर मतलब इंदिरा गांधी के फिर हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी करते थे। फिर 10 दिन हमने वहाँ पे जैसे हमारा होता है दहीम दो, वो भी किया। उसके बाद जो मेरा उनके साथ नेक्स्ट जो इंटरेक्शन हुआ था, वो था जब हमारे स्वर्गीय टिकलाल टपलू जी का 90s में असैसिनेशन हुआ था। तो जी। तब भी हमने उनका जो डेड बॉडी थी, वो हमने उनके घर से लेके शीतलनाथ, शीतलनाथ से लेके हम लोग फिर करण नगर के शमशान घाट लेके गए थे। तब भी वैष्णवी जी ही लीड कर रहे थे। तो हम यूथ थे, वो हमारा खून गर्म था उस टाइम पे, क्योंकि टिकला टिपली जी को मारा गया था। तो हम लोग नारे उल्टे सीधे लगा रहे थे। तो वैष्णो जी आए, मेरे को 2-3 बार टोका। उसका रीजन भी यही था कि हम जब हब्बा कदल चौक पे पहुंचे, तो वहां पे एक गणपत यार की तरफ से एक, उसको कराल खोड़ बोलते हैं, कराल खोड़ की तरफ से कुछ जो वहाँ के सरपरस्त अनासिर थे, उन्होंने पथराव किया हमारे ऊपर। तो वैष्णवी जी को चिंता ये थी कि हमारे साथ छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बहनें थी, बुजुर्ग थे, जो सड़कों पे आ गए थे लाखों की तादाद में। तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल था, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत हॉट था, थोड़ा एग्रेशन भी था उम्र के हिसाब से। तो वहां पे हमारे साथ उस टाइम पे दादाजी गुंजू थे, एसएसपी। उनके पास गए तो उनको बोला कि ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। रीजन ये था कि रोहित जी, हमने ना वहां से करण जाना था शमशान घाट। तो रास्ते में एक जी। छोटा बाजार करके एरिया पड़ता है, उस टाइम पे मिलिटेंसी तो मतलब शुरुआत थी। तो वहां का जो उस टाइम पे नामी टेररिस्ट था, उसका नाम था मुश्ताक, सॉरी अपना जावेद लालका। तो उसका एरिया पड़ता था। तो इनको ये थी चिंता कि वहां से कोई हमला ना हो जाए, कोई फायरिंग ना हो जाए। इनका कंसर्न भी था। तो ये मेरी उनसे दूसरी मुलाकात हुई। और तीसरी मुलाकात फिर फाइनली लैंड हुई हमारी जम्मू में, जब हमारा 19 जनवरी या उससे पहले पलायन शुरू हुआ। तो मैंने भी अपना घर बार छोड़ दिया था। तो मैं जाता था गीता भवन, वहाँ पे हमारे माननीय वैष्णवी जी एज यूजुअल लीड करते थे। रोज वहाँ जी। से कोई परिवार आते थे, गाँव से, शहरों से, अपनी जान बचा के। तो वो हमेशा फोरफ्रंट पे रहते थे। हीरालाल जी। चत्था साहब होते थे, चंगलू साहब होते थे। लेकिन हमारे दर्शक जो थे उस टाइम पे भी वैष्णवी जी ही थे। तो हम जी। लोग कुछ यूथ थे, मेरे साथ में कुछ यूथ था, यंग ब्लड था। हम लोग रोज वहां पे कोई ना कोई बुरी खबर कश्मीर से आती थी कि आज इसको मारा गया, आज सर्वानंद प्रेमी जी को मारा गया, आज नीलकंठ गंजू को मारा गया, आज खेरा को मारा गया, एचएमटी वाले ऐसे सतीश टिक्कू को मारा गया। तो रोज कोई ना कोई बुरी खबर वहां पे जो टारगेट किलिंग चलती थी। तो हम रोज उसके प्रोटेस्ट में कुछ कर नहीं सकते थे, ज्यादा ज्यादा प्रोटेस्ट ही कर सकते थे। तो हम रोज मुफ्ती सईद का पुतला जलाते थे, वीपी सिंह के नारे लगाते थे। तब भी मैं थोड़ा उपद्रवी टाइप का था। तो वैष्णवी जी आके मुझे समझाते थे कि हमें जो कुछ करना है पीसफुली करना है। तो तब भी वो सड़कों पे ही रहे हैं। और जी। जब भी कम्युनिटी का काज रहा है, तो ही वॉज ऑलवेज
मैं उनको एक राकेश बार जी, दोबारा आपके माध्यम से श्रद्धांजलि दूंगा। ही विल ऑलवेज रिमेन इन अवर ब्लड, ही विल, जब तक हम जिंदा है, खासकर हमारी जो जनरेशन है। जी, जी रोहित राकेश जी। जी, वैष्णवी जी का एक सबसे प्लस पॉइंट था, वो बड़े शांत स्वभाव के थे और पेशेंस चाहिए होती है। हालांकि हमें पेशेंस है, लेकिन उतनी पेशेंस नहीं है कि हमें भी 10 बार कोई कुछ बोल देता है, 11वीं बार हम शायद उसे वापस जवाब जरूर देंगे, वो आपने देखा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको लगी कि क्या कभी उन्होंने उस पगड़ी को उतारा, क्या उन्होंने पगड़ी के बगैर कभी चले? सबसे बड़ी बात है, आपने उनको उस 90 के दो दशक में भी देखा है, और जब मैंने उनको देखा है 2012 में, 11 में, 10 में, जब भी कहीं रास्ते में मिले या कहीं पे मिले, तो हमेशा वो पगड़ी उनके सर पे जरूर होती थी। क्या कहेंगे इस बारे में? वो हमारी वो उनकी पगड़ी नहीं थी, वो हमारे समाज की पगड़ी थी, जिसका जी। वो फख्र से सर पे, इवन बीइंग इन अ माइनॉरिटी, बीइंग अ माइनॉरिटी इन अ मेजॉरिटी प्लेस लाइक कश्मीर, वहां पे हम्म। वैष्णवी जी शेरों की तरह चलते थे। हालांकि वो शांत स्वभाव के थे, बड़ा कम बोलते थे, और बाय नेचर वो मतलब डाउन टू अर्थ थे वो। लेकिन वो पगड़ी हमारे कश्मीर की पगड़ी थी, वो उनकी पगड़ी नहीं थी, वो हमारी इज्जत थी। हमारे जी। कश्मीरी पंडितों का एक वो बोलते हैं ना लोगो, जैसे जी। एलजी का लोगो है, सैमसंग का लोगो है, कि लोगो के बगैर तो कुछ नहीं है। कोई भी ब्रांड आप जी। मार्केट जी। में लेने जाओगे तो आप लोगो से लेते हो, चाहे आप एसी देख लेना हो तो सकते हैं, हिटाची लेते राकेश हो, जी मेरे एलजी लेते हो। राकेश जी मेरे पीछे टीआरएन का भी लोगो है। आपके पिता देखो, आप भी टीआरएन के बैनर तो चाहिए, तो हमारे बिल्कुल। कम्युनिटी का बैनर था वो उनकी बिल्कुल। पगड़ी नहीं थी, वो हमारी पगड़ी थी। और मेरे दादाजी भी, स्वर्गीय प्रेमनाथ भट्ट, वो भी इंजीनियर थे। वो इवन हम्म। ऑफिस भी पगड़ी पहन के ही जाते थे। वो डेविस स्कूल के रानावारी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। तो मैंने भी उनको, जब तक वो रहे, तब तक हम्म। उन्होंने भी पगड़ी, तो दो ही मैंने वहां पे पगड़ियां देखी थी। या तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट बोलूं, या हमारे जो बोलते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर, या हमारे मेरे ग्रैंडफादर तो खैर अलग जी। टाइप के नेचर के थे, वैष्णवी जी अलग टाइप के नेचर थे, ये सोशल समाज में थे, तो मेरे ग्रैंडफादर सोशल एक्टिविज्म में नहीं थे। तो दो ही पगड़ियां मैंने देखी थी, आपने वैष्णवी जी के सर पे या आपने दादाजी के सर पे। जी। यही दो अ, कश्मीरी पंडित देखे मैंने वहां पे। जी। जी। राकेश जी, हम बात करेंगे 1990 के दशक की, क्योंकि आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ आपके बारे में पता लगेगा, क्योंकि कुछ दिनों से मैं खुल के बात करना चाहूंगा। मेरा जो नेचर है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए नेचर मेरा जो है, मैं कभी भी पीठ पीछे बातें नहीं करता हूं, जो है सामने है। हमारे दर्शकों को कुछ समय से ऐसा लगा था कि राकेश हंडू जी जो हैं वो सिर्फ नेगेटिव चीजें, एक दूसरे के खिलाफ बातें, ऑडियो मैसेजेस, ये। लेकिन आज उनको पता लगना चाहिए कि वाकई में राकेश हंडू जी कौन है। 1990 में राकेश हंडू जी का कितना बड़ा योगदान कश्मीरी पंडित समाज को लेके है, जिसके लिए अभी कुछ किताबें भी आई है। हमारे आर्मी को कुछ फॉर्मर जो अफसर्स हैं, उन्होंने, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी, उसमें पर्टिकुलरली आपका मेंशन किया हुआ है। वो जरूर हम बताएंगे आने वाले समय में। लेकिन आज इतना डिटेल में नहीं बताइएगा, क्योंकि ये लाइव जा रहे हैं अभी हम लोग। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एटलीस्ट उतनी बातें होनी चाहिए कि राकेश हंडू जी अगर आज चिल्लाते हैं कि मैं, मेरे कौम के लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो क्या किया राकेश जी, प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि आज आपके पास टीआरएन का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ अपनी दिल की बात कर सकते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आज एक क्लेरिफिकेशन देने का मौका दिया है। देखिए, अगर मैंने 90 में गीता भवन के टाइम पे, मेरे को भगवान की दया से, माय फादर वाज रेंज ऑफिसर इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। भगवान की दया से हमारे को जम्मू में रघुनाथ बाजार में 1965 में मेरे ग्रैंडफादर ने वहाँ पे मकान लिया था। हम भी दरबार बोर्ड की तरफ से 3 महीने 4 महीने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते थे जम्मू में। और उस टाइम जब पलायन हुआ था, माइग्रेशन हुई थी, तो मेरे को, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मेरे अंदर एक्टिविज्म नहीं होता, जज्बा नहीं होता, तो मुझे तो हम्म। कंफर्ट में कोई, मैं, मेरे को कोई टेंट में रहने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को कहीं क्या बोलते हैं, खाने के लाले नहीं थे, जो हमारे समाज ने उस टाइम पे फेस किया। गीता भवन में या टेंटों में रहे, कड़की धूप में रहे, सांप के डसने से हमारे कुछ बुजुर्गों की जानें गई। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था समाज के लिए, कि मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोल रखा था कि जैसे कश्मीर में उस टाइम पे बोलते थे कि अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, तो एक माँ बाप की सेवा करेगा और एक जहाद करने निकलेगा। मैंने भी अपने पेरेंट्स को यही बोला था कई बार। मैंने बोला कि हम 2 भाई हैं, मेरा एल्डर ब्रदर है, ही इज इन गवर्नमेंट सर्विस इन जम्मू, जस्ट नाउ फ्यू मंथ्स बैक ही रिटायर्ड।
ही वॉज ऑल्सो ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मैंने तब भी घर वालों को बोला था, दर्द था तभी घर छोड़ा मैंने। मैं गीता भवन में रहता था 24 घंटे, जितने भी टेंट वहाँ पे मिश्री वाला, पुरखू, गोलपुली, क्या बोलते हैं इसको, रेलवे स्टेशन, जितने भी टेंट थे वहाँ पे उनके लिए जाके हमने रघुनाथ बाजार में एक ऑफिस खोला था, हिमगौरी होटल में, जो कैलाश कैफेटेरिया वाला है। वो हेल्पलाइन थी 24/7। हमने कैंप कंपाउंडर्स वहाँ पे बनाए थे, क्योंकि उस टाइम चैलेंजेस ही अलग टाइप के थे। उसके बाद में हमने एक चैलेंज और लिया था, जो हमारे वहाँ से स्टूडेंट आए थे। वहाँ पे जम्मू में थोड़ा सा इनिशियली रेजिस्टेंस रही है वहाँ के लोगों की, जो इस बुक में भी लिखा है, शायद आपने पढ़ा भी होगा आजकल। इस पे क्या बोलते हैं, इस पे व्हाट्सएप ग्रुपों पे चल रहा है, बाकी किताब में लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो उसके बाद में भी देखो, ये एग्रेशन तो तब भी था, आज भी है। उसके बाद आपको पता है कि 90s में जब हम लोग गए, तो हमारे अंदर खून गर्म था उस टाइम पे। घर से बेघर हो गए थे कि हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए। मेरा घर बिल्कुल वीर भवन के वाली लेन में ही था, जहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। उस टाइम पे आरएसएस के हेड होते थे वहाँ पे इंद्रेश कुमार जी। मैं उनके पास भी गया। उस टाइम पे हमारे एमएम खजूरिया जी होते थे, डीजी पुलिस, वो रिटायर हो गए थे। मैं उनके घर पे भी गया था। तो हम उस टाइम पे बेचैन थे, क्योंकि स्टूडेंट थे, कि हमें भी पैसा चाहिए, हम भी हथियार उठाएंगे, हम भी वापस लड़ेंगे। लेकिन हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। लेकिन मेरा रोज कोई ना कोई अखबारों में नाम आता था, कोई, जैसे मैंने बताया, वैष्णवी जी होते थे साथ में, हम रोज कोई ना कोई वहां पे प्रदर्शन करते थे। या जो गीता भवन में लाइनें लगती थी पीछे राशन के लिए, बेचारे लोग तड़प रहे थे, वहां पे खड़े रहते थे, वहां पे उनकी मदद करते थे। इसी दौरान जब मेरा हाईलाइट हुआ न्यूज़पेपरों में, रोज कुछ ना कुछ कर रहा हूं, तो कश्मीर में अफवाह फैल गई कि मैं वहां पे शिवसेना की ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने जम्मू के लोगों को साथ चलाने के लिए शिवसेना भी ज्वाइन करी थी। क्योंकि मेरा जम्मू में 6 महीने मेरे जम्मू में कटते थे, तो मेरा वहाँ पे एक लोकल इन्फ्लुएंस भी था। तो लोगों को जम्मू के भी मैंने साथ लाया, क्योंकि उनके बगैर वहाँ पे उस टाइम पे हमारे को दिक्कत, चैलेंजेस बहुत थे। स्कूल हमने इवनिंग क्लासेस वहाँ पे शुरू करवाया, क्योंकि वहाँ पे इतने ऑलरेडी जम्मू के बच्चे पढ़ रहे थे, तो हमारे कैपेसिटी नहीं थी उनके पास में। स्कूल खुलवाए हमने, इवनिंग क्लासेस, पहला सेशन जम्मू के स्टूडेंट्स का होता था, दूसरा सेशन। तो इसी दौरान दौरान जब मेरा नाम वहाँ पे आया, हिट लिस्ट में भी आया, श्रीनगर में भी अफवाहें निकली। उसके बाद मेरे को जब अखबारों में निकला, तभी मेरे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे अप्रोच किया, और मैंने अपने आप को वॉलंटियर करके टीम बनाई, और हम वहाँ पे सीआरपी के साथ हम लोग वहाँ पे काम किया, जो अभी इस बुक में योगेंद्र कंदारी जी ने अभी बेसिस ऑन द आरटीआई, बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस रिपोर्ट, बेस्ड ऑन द, कोई ऐसे हवा में तो नहीं लिख सकता किसी के बारे में। जो जी जी। इंटेलिजेंस इनपुट थे, ही इज हिमसेल्फ एक्स आर्मी मैन हु हैज सर्व्ड इन कश्मीर। इससे पहले आईजी काबू, जो वहाँ बीएसएफ के डीआईजी थे, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था। तो बेंगलोर में एक उस टाइम पे मट्टू साहब का एक वो निकलता था, इंटरनल मैगजीन कश्मीर का। आजकल उसको स्पेड एंड स्पेड नाम था, पहले आलव था। तब काबू साहब ने भी लिखा था मेरे बारे में, जब मैं एक्टिविज्म में था, क्योंकि वो एक्टिविज्म आज भी है, वो कभी मरा नहीं। रोहित जी, सबसे बड़ी बात पता क्या है, बिल्कुल। जमाने के साथ में 90 से जो एक्टिविज्म है वो आज भी है। खून इसलिए जलता है मेरा, मैं थोड़ा अगर किसी को मैंने हर्ट किया, आपके माध्यम से माफी भी मांगना चाहूंगा। मैं जी अगर जी। आज किसी को गाली भी देता हूं, मैं गाली इसलिए नहीं देता हूं कि मेरा दुश्मन है। मैं उसको देता हूं कि भैया 35 साल हो गए हमें दर बदर रखा। मैंने अपनी जवानी, आज मेरी 59 साल की उम्र हो गई, मैंने 35 साल कौम के लिए दिए, और मरूंगा कौम के लिए ही मरूंगा एक दिन। मैंने उसके जी बाद, आपको पता है, पंगा लेने के लिए 2008 में जयपुर का मकान बेच के मैं जम्मू आया। मुझे कोई पॉलिटिक्स का शौक नहीं था। क्यों? मेरे को खुंदक थी फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट मुझे इलेक्शन लड़ना। ये वही आदमी है जो हमको वहां पे बंदूक की नोक पे छोड़ के लंदन भाग गया था। मैं जाके इसकी धूम पे पैर रखूंगा, इसको बताऊंगा कि हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरे जैसे लोग जिंदा है। 2024 में फिर मैं इलेक्शन लड़ने गया, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन। इट इज अ कॉस्ट। आप ये देख लीजिए रोहित जी, इट इज अ कॉस्ट, दिल्ली से जाना और कश्मीर में लड़ना, और ये जानते हुए कि आपकी जमानत भी वहां जब्त हो जाएगी, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पे जब्त हो जाएगा। सर, मैं जेब से पैसे लगा के किसके लिए कर रहा हूं मैं? हाँ, कभी कभार मुझे इसीलिए थोड़ा टेंशन होती है, गुस्सा आता है कि हो क्या रहा है हमारे समाज में। राकेश जी, अभी यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, बीच में कुछ चीजें हुई हैं जिसमें ये कहा गया कि जो हमारे सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि सब ने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। जितने सोर्सेस थे उनके पास, उस हिसाब से सबने अच्छा अपना काम किया है। यहाँ पे हमारे रविंदर थपलू जी एक मैसेज लिख रहे हैं, मैं जरूर ये शेयर करना चाहूंगा। जब वैष्णवी जी की बात हुई तो ही वॉज नेवर गिवन अ ड्यू बाय वी पीपल, नाउ पीपल प्रेज हिम व्हेन ही वॉज अलाइव, ही वॉज नॉट ट्रीटेड, ही वॉज ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल मैन। तो ऐसा आप समझ रहे हैं कि राकेश जी,
अगले 100 साल के बाद राकेश जी को भी याद करेंगे लोग, राकेश जी ने कुछ किया। रोहित भट्ट, मैं अपनी बात करूंगा, रोहित भट्ट का कंट्रीब्यूशन है, मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे कि अरे वाकई में रोहित भट्ट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। ऐसा नेचर क्यों है कि सामने रहते कभी किसी को किसी की कदर नहीं होती। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया रविंदर थपलू जी, थैंक यू सो मच, आपने ये पॉइंट रेज किया। ये नॉर्मली हो रहा है, जीते जी किसी को याद नहीं रखा जाता, जीते जी उसकी कदर नहीं होती, मरने के बाद कदर होती है। और वैष्णवी जी तो हमेशा कदर थी उनकी। बट मैं ये आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं यूनिटी हो रही है समाज में, क्यों नहीं एक दूसरे के, अगर कोई भी काम कर रहा है उसे करने दीजिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा क्यों हो रही है? रोहित जी, मैं इसका आपको उदाहरण दूंगा। आज मैं अकेला तो नहीं गया था एंटी मिलिटेंसी में, जैसे किताब में भी लिखा था कि मैंने एक टीम फॉर्म की थी। आज टीम में हमारे 2 मेंबर हैं जो इस दुनिया में नहीं है, आपके माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। जिसका एक का नाम है अनिल कोल, जिसकी रणवीर सिंह हाई स्कूल के पास में आपने सुना होगा, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। दूसरे थे हमारे क्या नाम है इनका, सुमेश बान, वो भी रानावाली सुमेश, से था। जी जी ये जी। सुमेश बान की जब बेचारे की डेथ हो गई, तब हमारे दिल्ली एनसीआर के लोग पहुंचे हैं। क्या हम इसको भगत सिंह बोलेंगे या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टेररिस्ट बोलेंगे? क्योंकि वो 4 साल जेल में रहा, हमने उसको सड़ने के लिए जेल में छोड़ा। सर, वो अपने घर वालों के लिए लड़ने नहीं गया था, वो भी मेरी तरह इनकलाबी था, उसको हमने याद नहीं किया। तो क्या मोटिवेशन? मैं कहता हूँ रोहित जी, आज उसके अलावा जो मेरे साथ के लोग थे वो आज क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? मैं क्यों सामने बोल रहा हूं? मैंने समाज को नहीं बेचा, मैंने अपने बेनिफिट नहीं उठाए। खून इसीलिए मेरा गोलता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे नहीं जो बिल्कुल लोग थे उस टाइम पे, जो एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने काम किया, उन्होंने अपने घर भर लिए। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। कई लोग तो बड़ी बड़ी पोजिशनों में पहुंच गए, उन्होंने समाज को साइड में छोड़ दिया। उसमें से कई लोग जो कट्टर उस टाइम पे मेरे साथ हुआ करते थे गीता भवन में, जब पीछे लॉकडाउन हुआ था, आई एम सॉरी टू से, वो यहाँ पे ईद के लिए, ईद में जो स्टूडेंट यहाँ फंसे थे उनके लिए गुड़गांव में ईद की पार्टियां कर रहे थे, ईद के लिए उनको एक फंक्शन कर रहे थे। हैं? आप ये बताइए, ये डुअल कैरेक्टर लोगों का तो खून नहीं बोलेगा मेरा, आप बताइए। क्योंकि मैं इसलिए खून बोलता है कि मैंने जमीन से काम किया हुआ है सर, आज भी कर रहा हूं। जयपुर में आप किसी से मेरा रेफरेंस ले लीजिए, जयपुर में 10 साल से रहा, काबू साहब ने लिखा हुआ है मेरे बारे में उस मैगजीन में कि मैंने वहां के लोगों के लिए क्या किया। मैंने किसी का ऐसा नहीं किया। ये कहते हैं ना, लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। राकेश जी, और एक और चीज, मेरा ये मानना है कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं वो आपका खुद का चुना हुआ रास्ता होता है, आपको उस रास्ते पे कोई नहीं धकेलता। अगर मैंने जो रास्ता चुना है ये मेरा खुद का रास्ता है, चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे, चाहे मुझे इसकी तारीफ करे, कोई मुझे फेवर में आए नहीं आए, हमने करना है। वैसे ही आपका भी ये एक्टिविज्म का जो जुनून है कि आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ आपने सेक्रीफाइस दांव पे लगा दी, आपको पता था आप इलेक्शन हारेंगे, आपकी जमानत जब्त भी हो सकती है, लेकिन तब भी आप मैदान में उतरे। राकेश जी, रोहित जी, क्या? रोहित जी, एक चीज बीच में, रोहित जी एक बार बीच में इंटरप्ट करना जी। चाहता हूँ। जब हम 90 में गए थे, हम तो कोई फूल खेल लेने तक नहीं गए थे ना वहां पे। हम्म। और 90s की सिचुएशन, जब हमारी कम्युनिटी अपनी जान बचा के दिन के उजाले में नहीं निकल पाते थे, रात के अंधेरों में भाई ने भाई को नहीं पूछा, पड़ोसी ने पड़ोसी ने, क्योंकि हालात ऐसे थे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर बंदा अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। सर, मैंने क्रॉस काम किया वहां पे। मैं जम्मू से श्रीनगर चला गया जब श्रीनगर से जम्मू लोग आ रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरी जरूरत थी उस टाइम। हम भट्टू का ये कंट्रीब्यूशन रहा कि वहां पे जिन्होंने किताब अभी लिखी है, आर्मी वेटरन श्री योगेंद्र कंधारी जी, इनको वहां से वहां लाया गया। आईजी काबू साहब बीएसएफ के कश्मीरी पंडित थे, वो भी असम में कहीं थे, उनको लाया गया। उसके बाद में कर्नल टिक्कू, जिन्होंने अभी कुछ कमेंट लिखे हैं, वो उनको लाया गया। मैं एज ए नॉन यूनिफॉर्म सीआरपी के साथ गया था अपनी टीम को लेके। सर, तब भी कश्मीरी पंडितों की, इनको क्या पता है सर? इनको क्या पता है 26 जनवरी 1990 को क्या हुआ, पाकिस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए क्या हुआ, गव कदल में क्या हुआ? इनको क्या पता है जब मौलवी फारूक को मारा गया, जिसके पीछे जगमोहन को वहां पे निकाला गया? वो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखे हैं। हम लोग फैरन पहन के जाते थे सर टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस वहां खत्म थी, वहां एडमिनिस्ट्रेशन दिख नहीं रही थी कहीं पे। आप जगमोहन की किताब पढ़ लीजिए, माई फ्रोजन ट्रम्बुलेंस इन कश्मीर, उनका इंटरव्यू मैंने अभी व्हाट्सएप पे डाला है। उन्होंने क्या बोला है? बोला, जब मैं दूसरी बार वहां पे गवर्नर पूछा, मुझे डीआईजी नहीं को मिलने में 3 दिन लग गए, मेरे को पता नहीं था डीआईजी पुलिस का है। उन परिस्थितियों में वहां पे कफन बांध के जाना सर, खून जलेगा मेरा, मेरा हक है बिल्कुल। जलना खून सर। लेकिन मैं राकेश फिर जी, भी समाज के लिए खड़ा हूं, आज भी खड़ा हूं सर।
बिल्कुल राकेश जी, मैं चाहता हूं कि आप जिस तरीके से समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक वचन चाहता हूं कि जी। आज इस लाइव टीआरएन में आप आए हैं, और आपसे एक वचन चाहता हूं कि आप जरूर अपना वॉइस नोट डालेंगे, लेकिन वॉइस नोट में किसी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप कुछ कुछ चीजें समाज को, जो जो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भी उसी तरह से जाएंगे, फिर उन लोगों में आप में डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आप भी वही लैंग्वेज यूज करेंगे, फिर डिफरेंस, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम लोगों को वैसा कंट्रीब्यूशन है। तो आपसे लोग दूर जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी रहेगी तो लोग आपसे दूर जाएंगे। अगर आप आज ये प्रण करते हैं, देखिए आप कैसे लोग आपसे जुड़ना, क्योंकि आज टीआरएन की व्यूअर्स को आपकी कहानी पता लगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो और कुछ लोगों को पता नहीं हो। आज उनको आप राकेश हंडू पता लगा, राकेश हंडू कौन है। उनको ये नहीं पता लगा कि जो वॉइस नोट में चीजें होती हैं। आज आप एक राकेश हंडू है जिन्होंने अपना अपने कौम के लिए, कश्मीरी पंडित समाज के लिए अपनी जिंदगी दे दी, और आने वाले समय में भी आप प्रण करते हैं कि आप ऐसे ही अपने समाज के लिए काम करते रहेंगे। मैं चाहता हूं एक आखिर में मैसेज समाज के लिए क्या रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सिमट रहा है ये समाज। देखने वाली बात है, कश्मीरी पंडित समाज आहिस्ता आहिस्ता सिमट रहा है। जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे बात करनी जरूरी है। अ, तो आप क्या कहेंगे, एक समाज के लिए एक मैसेज क्या रहेगा आपका, खासकर यूथ। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि देखो, आज अगर योगेंद्र कंधारी जी ने या आईजी काबू साहब ने या कर्नल टिक्कू साहब ने, वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, आर्मी वेटरन्स है, बीएसएफ वेटरन्स है। अगर उन्होंने कुछ लिखा है, सबसे पहले तो मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। आज 35 साल के बाद उन्होंने लोगों को ये बताया कि हमारे अंदर भी एक वैरियर है कश्मीरी पंडित समाज में। और जो हमारे ऊपर दाग लगता था कि हमारे बच्चों से बेंगलोर में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी आउटसाइड कश्मीर रहते थे, उनको बोलते थे व्हाई यू डिडंट रजिस्ट, आप डरपोक थे। तो आज मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरा वहाँ पे नाम आया है, या आज मुझे खुशी इस बात की है जो हमारा यूथ है, उनको ये पता चल गया कि उनके घर में ही लोग थे कि जिन्होंने उस टाइम पे रजिस्ट किया। बट सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो आगे कंटिन्यू ही हुआ। उसके पीछे रीजंस है, जैसे जगमोहन को वहां से निकाला गया, या उसके बाद 2000 किसी को ये मालूम नहीं है होगा कि मेरे ख्याल में 1996 में डेमोक्रेसी किसने वापस वहां पे बहाल की, कुकपरे कौन था। उनको ये नहीं पता होगा कि कश्तवारी कौन था, कैसे फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को वहां पे डेमोक्रेसी। सर, वहां पे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम चलता था, हमने अपने आंखों से देखा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर मैंने थोड़ा कहीं कब कोई एग्रेशन दिखाया, यह एग्रेशन मेरे समाज के खिलाफ नहीं, यह एग्रेशन उन लोगों के खिलाफ है जो आज भी भाई, हम बाहर के दुश्मन से लड़ेंगे या समाज के अंदर के दुश्मन से लड़ेंगे? मेरी लड़ाई उनसे इसलिए होती है, मेरा खून गोलता है आज भी, भले मेरी उम्र वो 59 साल की है, आज भी मेरा खून वही गर्म है जो मेरा सर, हमने, रोहित जी बुरा मत मानना मेरी बात का, जब हमको हमले बनतालाब में कानवाई में गाड़ियां, मैं घर से चोरी चोरी निकला था, रात को होटल में रुका था ताकि घर वालों को शक ना हो, क्योंकि मैं एक्टिविज्म में था। मैंने घर वालों को झूठ बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वीपी सिंह से मेरी मीटिंग है, मेरी मुफ्ती मोहम्मद शहीद से मीटिंग है, और रात को हम उसी होटल में रहे, और सुबह 6 बजे ऑटो पकड़ के बनतालाब से हमको कानवाई में बिठा के वहां से गुप्कार रोड गए, वहां से फिर अलग अलग बटालियों में हम गए। खैर, वो लंबी चौड़ी कहानी है। सर, हमसे बॉन्ड भरवाए गए थे कि अगर भगवान ना करे तुम्हारे को कुछ होता, मर जाते हो वहां पे, तो तुम्हारे को इस देश के झंडे में लपेट के लाएंगे वापस। तो घर का, हम लोग उनको घर का दरवाजा दिखाते थे ताकि अंदर घर वालों को शक नहीं हो। तो मेरा, अब आपने मुझे बोला है रोहित जी, आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू। और जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे एक बार फिर माफी मांगना चाहूंगा कि अगर हो सकता है मेरे से गलती से, मैं कहता हूँ इंटेंशनली, तो मैं अपने समाज के लिए तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, और जब तक जिंदा हूं तब तक रहूंगा। गलती से अगर मेरे से कुछ आउटबर्स्ट हुआ हो, इसको एक इमोशनल आउटबर्स्ट समझ के, बेस्ड ऑन माय बैकग्राउंड, बेस्ड ऑन माय सैक्रिफाइसेस व्हाट आई हैव डन फॉर माय कम्युनिटी, एंड आई request all my youngsters, they should be proud that there was a Sumesh Ban in our community, there was a person like Anil Kohn in our community, there is a leader in our community who still exists, जो आपके सामने अभी बोल रहा है। There were people like Amarnath Vaishnavi ji, he was a silent fighter
और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव फाइटर था, बेस्ड ऑन द एज, बेस्ड ऑफ द नेचर, बेस्ड ऑफ द अपना अपना, हर आदमी का अपना अपना नेचर है। अब मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, उसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने समाज से माफी मांगूंगा, राकेश और जी, ये एश्योर मैं कर रहा हूँ चाहता कि हूँ जी। आई विल ऑलवेज बी फॉर द कम्युनिटी। और इसके लिए रोहित जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज बड़ा, मेरे को लगता है बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा, और बहुत जो बढ़िया। लोगों के अंदर कोई गलतफहमी थी मेरे बारे में, शायद हो सकता है आपके माध्यम से बिल्कुल, मैं आज आपको दूर हो बता गई दूं होगी। राकेश जी, बहुत सारी गलतफहमियां फैल चुकी थी आपके लिए समाज में, और सब लोग आपसे नफरत करना स्टार्ट हो गए थे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि उनको आपकी कहानी पता नहीं थी। उनको लग रहा था, जो नई जनरेशन है उनको भी पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं था आपके बारे में, तो उनको ये लग रहा था कि राकेश हंडू जी सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, लोगों के खिलाफ ऑडियोज डालते हैं। बट एक्चुअली फैक्ट क्या है, आज उन्हें पता लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से जो हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने काम किया है, चाहे मैं आज फिर बताऊंगा, मैं बार बार बोलूंगा, वो 90 का दशक था, हम बहुत छोटे थे, हम पेरेंट्स के गोदी में थे, हमें, मुझे पर्सनली वो चीज, वो दर्द याद नहीं है। तब भी हल्का हल्का याद है कि हम कश्मीर से आए थे और कैसे एक छोटे से कमरे में रहना स्टार्ट किया था, जहां पहले गायें रखी जाती थी। वो बिल्कुल। गायों को निकाल के वहां हम रहे थे। ये मैं आज बता रहा हूं आप सबको, जो हमारे व्यूवर्स हैं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो सबके साथ हुई हैं, लेकिन उस समय मुझे कुछ एहसास नहीं है उस चीज का। लेकिन जो बात राकेश हंडू जी ने बोली, इनके एज के ग्रुप या इनसे सीनियर एज के ग्रुप जिन्होंने वो मंजर देखा होगा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसे कोई जुटला नहीं सकता, न जुटलाना चाहिए। मैं आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ ये बात कहूंगा, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मेरा काम भाषण देना नहीं है। लेकिन जब बात आती है ऐसे लोगों की, राकेश हंडू जी, हमारे अपने अमरनाथ वैष्णवी जी, और उसके साथ साथ जितने भी एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप से, मैं किसी एक ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, उन सब ने अपना योगदान दिया। उन सब ने अपनी जवानी, जो पीक का टाइम था, जो 20 साल 22 साल की उम्र होती है, जब इंसान हिंदुस्तान से बाहर जाता अपना करियर बनाने के लिए, उतने अपने समाज के लिए अपनी जिंदगी दे दी। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। और 1 जुलाई को शाम को 6 बजे अभिनव थिएटर में जरूर आइएगा, सब परिवार सहित, अमरनाथ वैष्णवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू राकेश हंडू जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।